अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर एमडी कैट बायोलॉजी का सिलेबस रिव्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स को रिव्यू कर लिया है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। हम सिलेबस के अंदर उनके कंटेंट को देखते हैं हर यूनिट को, और ये देखते हैं कि उसको किस बुक से करना है। आपने अपने प्रोवेंस की बुक से करना है, कौन से फेडरल से करना है। तो आज का जो यूनिट हमारे पास है वो यूनिट 3 है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी आउटलाइन हैं और आपने हर आउटलाइन में से किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, किस में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सी आउटलाइन आपकी बुक में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं की गई। आपको उसके लिए जो फर्दर फेडरल की बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। सो हमारे पास जो आज का यूनिट है 3, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का है। सबसे पहले अगर हम इसका सब टॉपिक देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, और उसको आपने उसमें डिस्कवरी, उसके अंदर जो उसके बेसिक कंपोनेंट हैं, ये चीज़ें जो है उसके इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है डिटेल में, जो कि आपकी बुक के अंदर इतनी डिटेल नहीं दी हुई, प्रोवेंस की बुक में स्पेशली पंजाब के अंदर, और बाकी जो बुक्स हैं अदर प्रोवेंसेस वहाँ पर भी इसकी इतनी डिटेल नहीं है। तो इसके लिए आपने फेडरल को देखना है। तो फर्दर और भी टॉपिक हैं जिसके लिए आपने फेडरल को पढ़ना है, और मैं आपको फेडरल की बुक का वो पेज भी बताऊँगा यहाँ पर, जहाँ से आपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। सो देखें, सब टॉपिक के बाद जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको लाजमी पढ़नी है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ दिखाया गया है कि क्या चीज़ आपने अचीव करनी है ड्यूरिंग लर्निंग। डिफाइन एंड क्लासीफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आप उसको डिफाइन करें, उसकी क्लासिफिकेशन करें। प्रोटीन है तो उनकी कौन कौन सी ग्रुप्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसकी इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं यहाँ सवाल एक सिंपल सा देखूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर उसकी किसकी इंपॉर्टेंस है, तो साफ ज़रा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं, बट नॉट द न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा सेलुलर मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व नहीं है या कौन से इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हर एक की इंपॉर्टेंस जो है वो आपने लर्न करनी है। हेरिडिटी में इंपॉर्टेंस जो है वो न्यूक्लिक एसिड की होती है। इंफॉर्मेशन टेक करने में इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का रोल होता है। एनर्जी का जो सोर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं। इंसुलेशन के लिए सिर्फ लिपिड्स रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से हर एक के जो फंक्शंस हैं बड़े क्लियरली आपने डिफ्रेंशिएट कर लेने हैं। उसके बाद डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पोलैरिटी, हाइड्रोलाइसिस, स्पेसिफिक हीट और एज ए वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड रिएजेंट, डेंसिटी, कोहेजन, आयनाइजेशन। अब ये वाला टॉपिक जो है प्रोवेंसेस की बुक्स में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो आपने इसके लिए फेडरल की बुक जो है वो यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि फेडरल की बुक के अंदर कौन सा पेज है। आप देखें, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल स्टार्ट में इसके पेज नंबर 32 है, इसमें कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस बताया गया है कि जब कोई चीज़ बनती है कंपाउंड तो वहाँ से वाटर रिमूव होता है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और जब कोई चीज़ टूटती है वाटर ऐड करके तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये इसमें 2 पॉइंट ये दिए गए हैं। अब देखें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यहाँ पर जो लिखी हुई है वो एज इट इज़ जो पीएमसी की आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंगली दी गई है। जैसे आप प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में देखें, हाई पोलैरिटी पहली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग में देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अलग से एक हेडिंग यहाँ बनी हुई है। कोहेजन एंड एडहेजन, ये किसी और प्रोवेंस की बुक के अंदर इतनी डिटेल में नहीं दिया हुआ। हीट कैपेसिटी यहाँ पर दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दी हुई है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है ये भी यहाँ से आपने प्रिपेयर करना है। आयनाइजेशन, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, ये सारे का सारा टॉपिक जो है ये आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो पीएमसी की आउटलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। अब साफ ज़ाहिर आउटलाइन के अंदर जो चीज़ है अगर आपकी बुक के अंदर नहीं है तो वहाँ से सवाल वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आउटलाइन दी है, उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं बताई, उन्होंने कहा कि जो कॉमन चीज़ें हैं यानी आउटलाइन अवेलेबल है। साफ ज़ाहिर टॉपिक तो है आपकी बुक के अंदर, लेकिन अगर वो रिवाइज नहीं हुई, उसको प्रॉपरली वहाँ कवर नहीं किया गया, तो ये आपने किसी और बुक से प्रिपेयर कर लेना है। तो फेडरल की बुक के लिए आपने इस टॉपिक के लिए आपने कंसल्ट करना है लाजमी। उसके बाद आ जाते हैं डिस्कस
कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, ओलिगोसेक्राइड्स, कैन शुगर, ये हम जानते हैं कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं आपने इसमें पढ़ने। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आपकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तमाम बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं, और जो बॉन्डिंग है वो तमाम प्रोवेंसेस की बुक के अंदर नहीं है कि बताएं जी अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ बन रहा है, 1,4 कहाँ बन रहे हैं, अल्फा 1,4 कहाँ बन रहा है, बीटा 1,4 कहाँ बन रहा है, 1,6 लिंकेज कहाँ बनता है। तो ये मैंने अभी फेडरल की एक बुक का पेज निकाला हुआ है, यहाँ से आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स में जो फेडरल की बुक के अंदर यहाँ पर लिंकेजेस दिए हुए हैं। अब ये चीज़ आप देखेंगे, नीचे है फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, यहाँ पर आप देखें उन्होंने लिखा है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और आप जानते हैं कि सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, एक तरफ कार्बन नंबर 1 और दूसरी तरफ कार्बन नंबर 2 में बॉन्डिंग होती है। इसी तरह आप आ जाते हैं माल्टोज में, ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिल रहे हैं, तो आप देखें यहाँ अल्फा 1,4 है, तो ये सवाल आ सकता है। इसी तरह से अगर आप आ जाएं लैक्टोज में, तो लैक्टोज में है तो 1,4 लेकिन बीटा 1,4 है, अल्फा 1,4 नहीं है, तो ये भी सवाल आ सकता है क्योंकि इसमें बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज जो आपस में मिले हुए हैं। और बीटा क्या होता है, आप देखेंगे ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो ये बीटा है, ग्लैक्टोज में भी कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो ये दोनों बीटा है। अगर हाइड्रोक्सिल नीचे होंगी तो अल्फा होगा। ग्लूकोज अल्फा बीटा दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी कंपाउंड भी। तो कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखना है कि वो अल्फा है या बीटा है। अच्छा, उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स में भी कुछ लिंकेजेस हैं। यहाँ आप देखें आप स्टार्च पढ़ते हैं, स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज अनब्राइंड होते हैं और अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो ब्राइंड होते हैं, ब्रांचिंग होती है। तो आप देखें ऊपर जो चेन नज़र आ रही है वो अमाइलोज की है, ब्रांचिंग नहीं है, उसमें सिर्फ 1,4 लिंकेज है क्योंकि ग्लूकोज आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ आपको अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा। लेकिन जब ब्रांचिंग होगी, जैसे यहाँ आपको स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन नज़र आ रहा है, यहाँ देखें अल्फा 1,6 ब्रांचिंग लिंकेज हो गया। तो याद रखना है जो भी ब्रांचिंग में होंगे उनमें 1,6 बनेंगे स्ट्रेट चेन के साथ साथ, यानी 1,4 के साथ साथ 1,6 भी लिंकेज मिलेंगे। तो 3 तरह के लिंकेज आपके पास है नंबरिंग अगर बात करें, 1, 2, 1, 4 और 1,6। लेकिन याद रखना है अल्फा कहाँ पर है, बीटा कहाँ पर है, और इनमें डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंट लिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने सर्च करना है। यहाँ ग्लाइकोजन में देखें, ग्लाइकोजन भी ब्राइंड है, इसके अंदर भी 1,6 लिंकेज आपको मिलेगा 1,4 के साथ साथ। इसी तरह से आप सेलुलोज में देख लें, यहाँ आपको बीटा 1,4 मिलेंगे क्योंकि ये ब्रांच नहीं होते, अनब्राइंड है, लेकिन यहाँ बीटा है। अगर आप स्टार्च के अंदर देखते हैं वहाँ अल्फा था, लेकिन यहाँ पर बीटा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइटन का स्ट्रक्चर देख लें। काइटन में आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसमें एन एसिटाइल ग्रुप होता है, और एन एसिटाइल ग्रुप में देखिए नाइट्रोजन आपको मिल रही है। हालांकि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होती, लेकिन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आप बताएंगे काइटन है। और आप जानते हैं इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस भी है, और हर एक की इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस को आपने याद रखना है क्योंकि एक अलग सी आउटलाइन है कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये आपने इसमें लिंकेजेस के लिए आपने इस बुक को कंसल्ट करना है जी। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो भी चेन होती है जहाँ से शुरू होती है उसको एंड टर्मिनल कहते हैं क्योंकि वहाँ अमाइनो ग्रुप होता है, जहाँ वो एंड होगी उसको सी टर्मिनस कहेंगे क्योंकि वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इसको पढ़ लेना है। और बाकी जब आप अपनी बुक पढ़ रहे हो, साथ फेडरल की बुक को ख़रीद लें, मैंने पहले ही बताया था, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप के शहर के अंदर वो नेशनल बुक फाउंडेशन है तो वहाँ से आपको कैंट एरिया से ईजिली अवेलेबल होगी, तो वो आप लाजमी पढ़ें, देखें उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा पॉइंट वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो ज़रा इसको रूटीन के अंदर जब लेंगे तो ये चीज़ें आसान होती जाएंगी, और इससे आप जाएंगे जब एग्ज़ाम के अंदर यू आर मोर कॉन्फिडेंट, और वहाँ जब सवाल आएंगे तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं।
उसके बाद डिस्क्राइब द लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स, अल्कोहल एस्टर्स, ये सारे आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, इनको आपने वहाँ से कर लेना है। अकाउंट ऑन आरएनए, आरएनए में आप जानते हैं 3 फॉर्म है, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। हर एक अलग से फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेके आता है, कौन अमाइनो एसिड को पिक करता है, कौन साइट का काम करता है प्रोटीन बनाने में। तो ये 3 तरह के आरएनएस होते हैं। डिस्कस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन को डिटेल में करना है। यहाँ पर भी फेडरल की बुक के अंदर ये टॉपिक जो है वो डिटेल में दिया गया है। मैं थोड़ा सा इस पर, मेरा ख्याल बिल्कुल लास्ट में है ये, और उसको हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, और पेज नंबर भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। यस, ये आ गया कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक। देखिए इसमें ग्लाइकोलिपिड्स की इंपॉर्टेंस अलग से दी गई है, ग्लाइकोप्रोटीन की टॉपिक अलग इसके अंदर इंपॉर्टेंस अलग दी गई है, लिपोप्रोटीन की ज़्यादा इसमें डिटेल लिखी हुई है, आपकी बुक के अंदर इतनी डिटेल में लिखा। फिर न्यूक्लियोप्रोटीन जो है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, उसकी भी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये टॉपिक भी आपने यहाँ से कर लेना है। जैसा देखें ग्लाइकोप्रोटीन को देख लें, ये एज ए हार्मोन काम कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, स्ट्रक्चर प्रोटीन है, एज ए रिसेप्टर काम कर रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं रेड ब्लड सेल पर रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, वो एंटीजन की क्या कंपोजिशन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरह से डिफरेंट जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिकग्निशन साइट्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। ज़्यादातर जो सेल सक्रीशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। सो इस तरह से इन दोनों की जो इम्पोर्टेंस है डिटेल के अंदर आपने उसको करना है। सो ये हमारे पास आज का जो 3rd यूनिट था, आज हमारी 3rd लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स पर डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 4 पे बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल स्टार्ट में है, तो साथ साथ आप इन यूनिट्स को इसके अकॉर्डिंगली जो वो प्रिपेयर करते रहें। होपफुली आपका जो MD कैट का पेपर है वो बहुत अच्छा होगा, और आपने फुल फोकस रखना है इन 2 मंथ्स के अंदर। दे वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, कि अगर आप अपना 100% इसके अंदर दे देते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि अब आप मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, आपको पता है कि आपने ये फील्ड जो है उसको चूज़ कर ली है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, हाफ हार्टेड काम करेंगे, सेल्फ बिलीफ नहीं होगा कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अपना सेल्फ बिलीफ अपने अंदर रखें, तो अपनी जो नज़रें हैं वो टारगेट पर फोकस्ड आप रहें, और डे बाय डे ग्रेजुअली काम करते रहें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है आपका रास्ता देखेगी। और इसके साथ ही हम आज की वीडियो जो वो ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो यूनिट है उस पर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।